हेलो नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1922 में, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो चौरी चौरा का जो कांड हुआ उसके बाद में फिर गांधी जी ने विड्रॉ बुला लिया एनसीएम को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत जगहों पे, ठीक है, वायलेंस होना शुरू हो गया था। लोग जो है रियल मीनिंग इसका समझ ही नहीं पाए थे कि गांधी जी जो है वो अहिंसा की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि गांधी जी ने ये समझा कि जो लोग हैं, ठीक है, ये जो भीड़ है, इसको संघर्ष करना सिखाने से पहले, ठीक है, इनको सबसे पहले क्या करना है, संघर्ष करना है। और उसमें उतारने से पहले स्ट्रगल जो है उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है, इसके लिए प्रॉपरली ट्रेंड करना ज़रूरी था। दूसरी चीज़ है कि इसमें आप देखोगे कि ये जो टाइम था एनसीएम के विड्रॉल के बाद का जो वक्त था, तो उस समय में कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, ऐसे स्ट्रगल्स थे। और ये चाहते थे कि एक ऐसा मास स्ट्रगल जो है उसकी जगह पे क्यों नहीं हम लोग रिफॉर्म्स के लिए और ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हम लोग कुछ बोल सके, आर्ग्यू कर सके। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली इलेक्शंस में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करने का मौका मिल सके। तो इसलिए ही इस समय में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज का मतलब हो गया अपना राज, सेल्फ रूल। तो उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया यहाँ पे जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज़ है कि लेकिन इसमें कुछ जो यंग लीडर्स थे उस समय में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने इस जो पार्टी है और इसकी जो आइडियोलॉजी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी स्ट्रगल्स हो रहे थे इस समय में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनको ये लगता था कि सिर्फ स्ट्रगल करने से ही यहाँ पे इनकी ये विचारधारा थी कि केवल मास स्ट्रगल से ही इंडिपेंडेंस पाया जा सकता है, आज़ादी मिल सकती है, ना कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो या फिर ऐसे किसी भी कार्य को आप करो। तो दूसरी चीज़ है कि अब आप देखोगे कि इंडियन पॉलिटिक्स को किस तरह से शेप दिया गया, तो उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से 2 फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी कि इस समय में ये जो टाइम था, ठीक है, 1922 वाला जो समय था, इस समय में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है 1919 से लेकर ये जो टाइम था, ठीक है, इस समय में पूरी दुनिया जो है वो ऐसे आर्थिक मंदी से गुजर रही थी कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे ये गिरने शुरू हो गए थे। एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया था। पीजेंट्स जो है ये समझ गए थे कि इनको काफ़ी कठिनाई हो रही थी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में और रेवेन्यू को पे करने में। तो ये भी इंडियन पॉलिटिक्स को एक तरह से आप देखोगे कि इसकी रूपरेखा तैयार करने में ये 2 कारण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख रहे थे। उसके अलावा सेकंड रीज़न जो है वो था आपका कि ब्रिटेन जो है उसने एक कमीशन बनाया और उसको भारत में सेटअप किया, ठीक है, जिसका नाम था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो कमीशन थी वो सर जॉन साइमन के अंडर बनाई गई थी, ठीक है। और इसको भारत इसलिए भेजा गया था ताकि ये देख रेख कर सके जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाने की बात हो रही थी उसमें वो किस तरह से बनेगा, उसमें कौन कौन से एडवाइसेस चाहिए, उसके लिए सजेशंस देगी ये जो कमीशन है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ये कमीशन बनी थी, ठीक है, साइमन कमीशन जो बनी थी, इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब के सब थे ब्रिटिशर्स। तो आप ये समझ ही सकते हो कि अब भारत में भी रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस होने लगी थी लीडर्स को, और लोग जो है वो अब तैयार नहीं थे कि आप ऐसी कोई भी कमेटी बनाओ और उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की भर्ती कर लो। तो ये भी एक रीज़न था कि लोगों ने जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंची तो उस समय में इसको बहुत ही खूबसूरती से लोगों ने ग्रीट किया, ठीक है, गो बैक साइमन या साइमन गो बैक, इस तरह से कि साइमन जो है वो वापस जाओ।
और जितने भी पार्टीज़ थे इस समय में, मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस है, या फिर आप देखोगे कि जो भी छोटी छोटी भी पार्टीज़ इस समय में थी, उन सब ने मिल करके इसमें पार्टिसिपेट किया, धरना प्रदर्शन किया, और इसको यहाँ से आप कह सकते हो कि पूरी तरह से इसको बायकॉट किया गया था। नेक्स्ट है कि अब लॉर्ड इरविन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1929 में लॉर्ड इरविन ने अरेंज किया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ताकि ये डिस्कस किया जाए कि भारत में जो आगामी संविधान बनेगा, जो नया भविष्य में जो संविधान बनने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है, भारत हमारा और संविधान तय करेंगे कौन, तो लॉर्ड इरविन। अब देखो अपने आप में ये क्या है। फिर कहा गया है कि जो कांग्रेस है, ये लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे लॉर्ड इरविन के इस प्रपोजल से, क्योंकि इनका मानना था कि जो भारतीय लोग हैं वो काफ़ी हैं अपने संविधान को बनाने के लिए। दिसंबर 1929 में आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लाहौर कांग्रेस सेशन बुलाई गई थी। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में हो सकता है। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में बुलाई गई थी, लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके जिसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इन्होंने डिमांड किया, ठीक है, इस सेशन में डिमांड किया गया, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, मतलब फुल इंडिपेंडेंस, कि पूरी तरह से भारत जो है वो भारतीयों का होगा। और 26 जनवरी 1930 को भारत में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे है कि अब एक पार्टी जो है वो बस कुछ लोगों को लेकर एक सेशन कर ली, और उसके बाद में फिर अधिवेशन बुला लिए गए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इसको काफ़ी कम अटेंशन मिला, बहुत कम लोग इससे अट्रैक्ट हुए। और देखोगे आपकी 1930 के बाद लगभग आपका 17 साल लग गए भारत को आज़ाद होने में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, और जो आपकी क्वेरीज़ है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके बाद सॉल्ट मार्च और कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।